बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। चलिए आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर मेंटल डिसऑर्डर्स डिफाइंड बाय abnormal ईटिंग हैबिट्स सच एज बिंजिंग, पर्जिंग एंड फास्टिंग। यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है बेसिकली इट्स एन abnormal पैटर्न ऑफ द टू इनटेक your food or some other disturbing attitudes or behaviors you adapted. वैसे तो हम सब जो है वो एक रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स के साथ खाना खाते हैं, दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना खाते हैं और हम में से कुछ जो है वो फास्टिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार भी होते हैं। लेकिन जब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जब भी हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर का वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब नॉर्मल बिहेवियर्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, यानी खाने से रिलेटेड जो है वो अब नॉर्मल बिहेवियर, हम जो खाना खाते हैं, जो हम सब लोग खाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो अब नॉर्मल नहीं होता, वो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ ईटिंग होता है, ईटिंग या फीडिंग, ठीक है। लेकिन जब ईटिंग या फीडिंग से रिलेटेड अब नॉर्मल बिहेवियर को अडेप्ट किया जाता है तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि डिसऑर्डर होता क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर मेंटल डिसऑर्डर्स डिफाइंड बाय abnormal eating habits. These abnormal habits may involve either insufficient or excessive food intake to the determinant of an individual's physical and mental health. Detriment. Basically, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट है और उसके अलावा इसमें होता क्या है कि अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट कैसे हो सकती है, इसमें इनसफिशेंट और एक्सेसिव फूड इनटेक, यानी कि इनसफिशेंट और ज़्यादा खुराक हासिल करना या खाना, और उसका नतीजा क्या निकलता है, डेट्रीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ये जो एक्टिविटी है, ये जो फूड इनसफिशिएंट और एक्सेसिव फूड इनटेक है, ये हमारी फिजिकल और नफ्सियाती सेहत को या मेंटल हेल्थ को ये नुकसान पहुंचाती है। पीपल विद ईटिंग डिसऑर्डर कैन अपीयर अंडरवेट और हेल्दी वेट और ओवरवेट। अब जो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं लोग, या तो वो अंडरवेट होते हैं, लाइक उनका वेट जो होता है वो एवरेज से बहुत कम होता है, या हेल्दी मोटापे का शिकार होते हैं, या ओवरवेट या बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ईटिंग डिसऑर्डर्स की। 4 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं DSM-5 में जो डिस्कस किए गए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स that are recognized in the DSM-5. First is anorexia nervosa, second is bulimia nervosa, third is binge eating disorder, and the fourth and final is eating disorder not otherwise specified, yani NOS. Some people with eating disorder suffer also from body dysmorphic disorder, a disorder which alters the way a person sees themselves. Body dysmorphic disorder, this is include in OCD related disorders, obsessive compulsive related disorder category in DSM-5. We will discuss it later on, क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो बेसिकली फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स पे है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक अलग डोमेन में चला जाता है। बहरहाल यहाँ पर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स जो है वो भी हो सकता है। चलिए जी, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम बात करते हैं एनोरेक्सिया निर्वोसा की। एनोरेक्सिया निर्वोसा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिव वेट लॉस accompanied by the fear of being fat। ठीक है जी, एनोरेक्सिया निर्वोसा जो है क्या है, एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि
जो पेशेंट है वो खाना बहुत कम खाता है, बहुत कम खाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बाय द फियर ऑफ बीइंग फैट, यानी वो मोटा ना हो जाए, बहुत कम खाना खाता है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है उसने अपने आप को, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है। लाइक अगर मैं सारे दिन में, अगर मैं नॉर्मली 4 रोटियां खाता हूँ सारे दिन में, या 4 चपातियां मैं लेता हूँ, तो अगर मैं आधी लूँ या आधी से भी कम लूँ तो दिस इज एक्सेसिव। क्या होगा? मेरा वेट बहुत कम हो जाएगा। इसको हम मैं क्या कहूँगा, एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शन। तो जिसकी वजह से बहुत कम खाना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा वेट का लॉस हो जाना। और बहुत कम खाना क्यों खाया जाता है? क्योंकि पेशेंट जो है वो, उसको फियर होता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए। An anorexic person often perceive himself or herself as fat even they are severely underweight. अब एनोरेक्सिक पेशेंट जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा फील कर रहे होते हैं, हालांकि हकीकत में वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो पतले होते हैं, या बहुत ज़्यादा वो लो वेट के साथ होते हैं, लेकिन वो अपने आप को अभी भी जो है वो मोटा परसीव कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, वो ख्याल कर रहे होते हैं कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा मोटे हैं। Anorexia is further characterized by a refusal to maintain a healthy body weight, an obsessive fear of gaining weight, and an unrealistic perception of current body weight. वही चीज़ है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि आप अपना वेट गेन ना कर लें। एक आपकी अनरियलिस्टिक परसेप्शन होती है आपके मौजूदा बॉडी वेट के लिहाज से कि आपका वेट बहुत कम होता है, लेकिन आप उसको परसीव कर रहे होते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। इट्स अनरियलिस्टिक परसेप्शन। Anorexia can cause menstruation to stop in females. Even when we talk about anorexia की वजह से क्या होता है, फीमेल्स में menstrual cycle जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, और often leads to bone loss or loss of skin integrity. अब इसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, भुरना शुरू हो जाती हैं, और उसके साथ साथ स्किन के जो इश्यूज हैं वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने खाना ही नहीं खाना, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं जानी, विटामिन ही नहीं जाने, कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं जाने, तो उससे होता क्या है, बेसिकली आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, आपकी जो बोन्स हैं या जो हड्डियां हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, अलॉन्ग विद के फीमेल्स में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इवन स्टॉप हो जाता है। It greatly stresses the heart, increase the risk of heart attack और related heart problem. इसके साथ साथ हार्ट अटैक का इशू हो सकता है, या दिल से रिलेटेड और डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या डिजीज जो है वो कोई भी हो सकती है। The risk of death is greatly increased in individual with the disease. इसके साथ साथ क्या होता है कि वो लोग जो एनोरेक्सिक होते हैं उनमें डिजीज जो है वो बेसिकली डेथ जो है वो उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूड हेयर लॉस, डेवलपमेंट ऑफ downy hair growth on the face, neck and extremities, salivary gland enlargement, indigestion and constipation among others. Different physical issues हो जाते हैं इसके साथ, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कमज़ोरी की वजह से। उसके अलावा बाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो है उसमें इन्लार्जमेंट हो जाती है, स्टमक के इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, दिस इज़ वेरी फेटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन कैन कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। ओके जी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा का। DSM-5 diagnostic criteria. To be diagnosed with anorexia nervosa, a person must engage in a restriction of food to point of a significantly low body mass index, must experience an intense fear of gaining weight, even though they are underweight, and must experience a disturbance in their self-image or self-experience. For example, perceiving themselves as overweight,
even if they are significantly underweight. Relative to the previous version of the DSM-4 TR, the 2013 revision DSM-5 reflects changes in the criteria of anorexia nervosa, for notably that of the amenorrhea criterion being removed. Amenorrhea, the absence of at least 3 menstrual cycles, was removed for several reasons. It does not apply to the males because we are talking about the absence of the menstrual cycles. So amenorrhea basically it's a criteria related to the absence of the menstrual cycle. So why this removed from the DSM-5? Because मेल्स में जो है वो menstrual cycle नहीं होता. It is not applicable for females before or after the age of menstrual or taking birth control pills. And some women who meet the other criteria for and still anorexia nervosa still report some menstrual activity. Now we will discuss the bulimia nervosa. पहले हमने एनोरेक्सिया nervosa की बात की, उसमें हमने बात की कि restriction in food intake, excessive restriction due to the unrealistic fear of gaining weight. But when we talk about bulimia nervosa, so bulimia nervosa basically related to the binge eating, excessive food intake. It means excessive food intakes. Bulimia nervosa is characterized by recurrent binge eating followed by the compensatory behaviors for the intake of the food such as purging. बुलिमिया nervosa में क्या होता है जी कि एक तो बिंज ईटिंग होती है, लगातार ईटिंग होती है, बार बार लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पर्जिंग का बिहेवियर अब जो है वो करते हैं. पर्जिंग क्या होती है? बेसिकली पर्जिंग होती है जानबूझकर जो है वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज. क्यों? लोग खाना खाने का जो एक तरतीब है वो ठीक नहीं करते, अपनी हैबिट ठीक नहीं करते, एक्सेसिव खाना खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो साथ साथ सेल्फ इंड्यूस पर्जिंग करते हैं, गले में उंगली डालकर वो वॉमिट कर देते हैं खाने के बाद. एक्सेसिव यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, उसके बाद वो लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं या फास्टिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनका जो खाना खाया हुआ है वो हजम हो जाए और उनका वेट ना बढ़े. हालांकि इसका वेट को कंट्रोल करने का या जो है वो और भी तरीके होते हैं, लेकिन उसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप खाना जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ खाएं, नॉर्मल पैटर्न के साथ खाएं. लेकिन बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट क्या करते हैं, वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फूड जो है वो करते हैं, उसके बाद अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए फिर वो पर्जिंग करते हैं. पर्जिंग मीन्स कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यूज ऑफ द मेडिसिन एंड यूज ऑफ द फास्टिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज. Bulimia nervosa affect predominantly adolescents and young adults in industrialized societies. Mostly ये जो industrialized societies होती हैं इनमें adolescents और young adults में ये जो है वो आमतौर पर पाया जाता है. Now we will discuss the DSM-5 diagnostic criteria of bulimia nervosa. Bulimia nervosa can be difficult to detect compared to anorexia nervosa because people with bulimia tend to be average or slightly above or below average weight. अच्छा, इनमें होता क्या है बेसिकली, एनोरेक्सिया nervosa के पेशेंट को हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इजीली हम उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बुलिमिया nervosa तो इस तरह का पेशेंट जो है वो देखने से पता नहीं चलता. एनोरेक्सिया नर्वोसा के तो पेशेंट जो है वो देखने से ही पता चल जाता है कि ही और शी इज एनोरेक्सिक बिकॉज एक्सेसिव लो वेट, मार्जिनलाइज्ड लो वेट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बुलिमिया नर्वोसा, इन लोगों का वेट या तो नॉर्मल होता है या नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है या नॉर्मल से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इनका पता नहीं चलता देखने में. Many people with bulimia may also engage in significantly disordered eating and exercising pattern without meeting the full diagnostic criteria of bulimia nervosa. या कुछ लोग जो होते हैं वो
एक्सेसिव एक्सरसाइजेज में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उन फुल क्राइटेरिया जो होता है उनके लिए बुलिमिया निर्वसा का वो मीट नहीं कर रहा होता, उसके बावजूद जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए भी इनका आइडिया नहीं हो पाता। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया utilized by the DSM-5 include repetitive episodes of the binge eating compensated for by the excessive or inappropriate measure taken to avoid gaining weight, ठीक है। यानी कि बिंज ईटिंग के एपिसोड्स होते हैं, बार बार खाना खा रहे होते हैं और इनअप्रोप्रिएट मेजर्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वेट को अडेप्ट जो है वो गेन करने के खौफ से इन अप्रोप्रिएट जो है वो यूज कर रहे होते हैं मेथड्स लाइक सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, उसके अलावा फास्टिंग होती है, उसके अलावा एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग होती है, ताकि जो है वो वेट को गेन ना कर पाए। The diagnostic criteria requires the episode of the compensatory behaviors of binge eating to happen a minimum of once a week for a consistent time period of 3 months. 3 months इस तरह के जो binge eating और compensatory behaviors हैं इस तरह के, वो कम से कम 3 माह तक लगातार होना चाहिए और हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा लाजमी इस तरह का बिहेवियर है वो होना चाहिए। अच्छा जी, आगे आ जाता है binge eating disorder. Binge eating disorder, also referred to as the compulsive overeating, is characterized by uncontrollably eating a large amount of food in a short period of time. After a binge eating episode, a person will not purge and will feel an extreme sense of guilt. इसमें क्या होता है बेसिकली, बिंज ईटिंग होती है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फूड होता है एंड नो यूज ऑफ द पर्जिंग। इसमें पर्ज बिहेवियर भी नहीं होता, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ बिंजिंग में भी a method of self-soothing in the face of emotional stressors, social isolation and loneliness. यानी बिंज ईटिंग वो क्यों होती है, सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है बेसिकली। सेल्फ सूदिंग बिहेवियर मीन्स कि अपने आप को कंफर्ट पहुंचाना जब इंसान किसी भी इमोशनल स्ट्रेसर्स का सामना कर रहा होता है सॉरी, या सेल्फ आइसोलेशन का शिकार होता है या लोनलीनेस का शिकार होता है, तो अपने आप को पुरस्कून करने के लिए, अपने आप को जो है वो कंफर्ट पहुंचाने के लिए भी वो बिंज ईटिंग जो है वो करता है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर is seen most commonly in middle-aged individuals and is eventually distributed across gender and racial demographics. ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, खासतौर पर मिडल एज जो लोग होते हैं इनमें पाया जाता है, और डिफरेंट रेशियल डेमोग्राफिक्स जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है, डिफरेंट लोगों में, ब्लैक्स में, वाइट्स में और डिफरेंट जो किस्म के लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा, DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इन ऑर्डर टू डायग्नोज, अ पर्सन मस्ट एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग टुगेदर विद डिस्ट्रेस अबाउट द बिंज और ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वंस अ वीक ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 वीक। 3 मंथ तक लगातार ये बिहेवियर होना चाहिए और हफ्ते में कम से कम एक दफा जरूर होना चाहिए। The binges must not be accompanied by compensatory purging behavior seen in bulimia nervosa. अब इसमें कंपल्सेटरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए जिस तरह बुलिमिया निर्वोसा में कंपल्सेटरी बिहेवियर था पर्जिंग का, जिसमें वो सेल्फ इंड्यूस, ये लोग सिर्फ खाना खाते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक्सेसिव खाना खाते हैं, उनका वेट बढ़ता जाता है, वो पर्जिंग नहीं करते। लास्ट आखिरी जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। Eating disorder not otherwise specified is an eating disorder that does not meet the DSM criteria for anorexia nervosa, bulimia nervosa or binge eating disorder. So basically इसमें होता क्या है कि वो लोग उन लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर NOS डायग्नोज करते हैं जिनमें न एनोरेक्सिया निर्वोसा का पूरा क्राइटेरिया जो मीट कर रहे होते हैं, जिनमें द बुलिमिया निर्वोसा का पूरा क्राइटेरिया मीट हो रहा होता है, ना ही बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का पूरा क्राइटेरिया मीट होता है। लेकिन इन डिसऑर्डर्स तरह की सिम्टम्स इनमें होती हैं, लेकिन किसी भी डिसऑर्डर का पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो इसको ईटिंग डिसऑर्डर NOS जो है वो डायग्नोज किया जाता है। Examples include someone who may be a healthy weight but who has anorexic thought pattern and behaviors. And the individual with
Eating disorder not otherwise specified usually fall into one of the three groups: sub-threshold symptoms of another eating disorder, mixed features of different eating disorders, are extremely atypical eating disorder that are not characterized by any of the other. यानी इनमें या तो ऐसे डिसऑर्डर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें सब थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया होता है, यानी कि पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं करता, या एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स की सिम्टम इनमें पाई जाती है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको फिर ईटिंग डिसऑर्डर NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड जो है वो डायग्नोज दिया जाता है। तो ये हमारा था जनाब फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। इंशाल्लाह इस तरह के और डिसऑर्डर्स के साथ जो है वो नेक्स्ट आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।